दोपहर 1 बजे के बुलेटिन की हम कर लेते हैं शुरुआत। 20 बड़ी खबरें तो आपने देख ली, लेकिन नए भारतीय कानून को न मानने पर ट्विटर पर किस तरह का एक्शन लिया गया है, इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर है। भारत में ट्विटर का कानूनी सुरक्षा अधिकार खत्म हो गया है। ट्विटर के खिलाफ अब आईपीसी में एफआईआर हो सकती है। ट्विटर से भारत में छीना कानूनी सुरक्षा का अधिकार, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अब ट्विटर पर आरोप क्या लगे थे, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ट्विटर के ऊपर आरोप ये लग रहे थे कि एक झूठा वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो को ट्विटर ने हटाया नहीं, जबकि इस वायरल वीडियो के जरिए ऐसा लग रहा था कि कोई अपना कम्युनल एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस पर किस तरह से वार और पलटवार हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ के बीच में, आपको हम दिखाएंगे। कम्युनल एजेंडा किस किस का एक्सपोज हुआ है ये भी आप देखें। लेकिन ट्विटर फंस गया है, क्योंकि ट्विटर का जो सुरक्षा कवच होता है, यानी जो कानूनी अधिकार होते हैं, वो छीन लिए गए हैं पूरी तरह से। ट्विटर पर एफआईआर और वायरल वीडियो पर एक्शन, जिस वायरल वीडियो पर एक्शन लिया गया है, ये अभी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं ट्विटर पर एक्शन के बाद कानून मंत्री ने दे दिया बड़ा बयान। गाजियाबाद की घटना ट्विटर की मनमानी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा। ट्विटर को बार बार मौके दिए गए, लेकिन ट्विटर नहीं माना। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बहुत बड़ा खतरा है, इसके जरिए समाज में बुराइयां पनपती हैं। यह सब कुछ केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने विपक्ष पर कर दिया बड़ा हमला। राहुल गांधी और ओवैसी पर रासुका लगना चाहिए, यह बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा। और आगे कहा कि राहुल गांधी और ओवैसी को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। दोनों पर दंगे भड़काने का षड्यंत्र करने का आरोप भी लगाया है नंदकिशोर गुर्जर ने। ये नंदकिशोर गुर्जर हैं, लोनी से बीजेपी के विधायक हैं। इनका यह कहना है कि इस मामले में ओवैसी और राहुल गांधी के खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। वहीं एआईएमआईएम नेता ने आरोप लगाया, असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रहा हूं, कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मुस्लिमों के खिलाफ जुल्म बढ़ा है। लौनी में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के साथ जो घटना हुई, उसमें पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी द्वारा जिस तरह भगवान राम के लिए, राम भक्तों के लिए कहा गया, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं मांग करता हूं कि इन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से भड़काने का काम किया, भगवान राम के भक्तों को पसंद उठाने का काम किया, कि देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। जिसमें एक 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है, उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है, उसको छीन लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव 8 महीने के बाद ही होने वाले हैं, लेकिन आखिरकार यूपी का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है, इसी को लेकर के ट्विटर पर वार पलटवार भी हुआ। पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी के ट्वीट के बाद किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, ये आप देखें। राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म के लिए, दोनों के लिए ही बहुत शर्मनाक है, ये कहना है राहुल गांधी का। लेकिन राहुल गांधी ने ये बात तो कह दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने भी करारा जवाब दिया राहुल गांधी को। लिखा, प्रभु श्री राम की पहली सीख है राहुल जी, सत्य बोलना, जो कभी आपने जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए। पुलिस की तरफ से सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार करते हैं आप। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करने का काम आप छोड़ दें। योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी। अब पूरी खबर को आप समझिए कि ट्विटर पर एफआईआर की वजह क्या है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में ये आपके काम की खबर है। नए आईटी नियमों का पालन ट्विटर ने नहीं किया। आईटी एक्ट के तहत जो इम्यूनिटी मिलती है ना, इसे खत्म कर दिया गया है।
अब कानूनी कार्रवाई का सामना ट्विटर को भी करना होगा। अब्दुल सनद केस में यह एफआईआर दर्ज हुई है और ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाया नहीं और अभी भी नहीं हटाया, जबकि उस पर ट्वीट रीट्वीट होते चले जा रहे हैं। एफआईआर किन किन पर लॉन्च की गई है, यानी ट्विटर तो है सवालों के घेरे में, लेकिन किन किन पर एफआईआर लॉन्च की गई, अब आप ये देखें। ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशन, मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब, सबा नकवी, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, समा मोहम्मद, ये जर्नलिस्ट हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं और इन्होंने भी इस ट्वीट पर अपनी अपनी राय दी थी। लेकिन हाँ, इस वीडियो में क्या क्या था, बुजुर्ग से मारपीट का पूरा सच क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, अब आप ये देखें। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई हुई, वीडियो को वायरल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तावीज बनाते हैं ये बुजुर्ग, जिनका नाम है अब्दुल समद। तावीज का उल्टा असर, इसलिए मारपीट की गई। पुलिस का यह कहना है कि किसी को तावीज दी, उन्होंने ये कहा कि भैया उल्टा असर हो गया, मारपीट हो गई। लेकिन वीडियो में यह कहा गया कि जय श्री राम नहीं कहने पर मारपीट की गई है अब्दुल समद के साथ में, और वीडियो में मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी भी काट ली गई और यहीं पर कई लोगों ने अपना कम्युनल एजेंडा चलाने की कोशिश की है। लेकिन हम खबर की तह तक गए, हम एसएसपी तक भी पहुंचे। एसएसपी अमित पाठक ने इंडिया न्यूज से कहा कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम जल्द कार्रवाई करने जा रहे हैं और जल्द ही ट्विटर से जुड़े लोगों से हम पूछताछ करेंगे और इस पूछताछ में दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो भी दोषी पाया जाता है, जिसके खिलाफ भी केस बनता है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। में ट्विटर पर पहली एफआईआर देश में दर्ज हुई है। हमारे साथ डीआईजी अमित पाठक साहब मौजूद हैं, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर में हुई है। गाजियाबाद एसएसपी भी हैं अमित पाठक साहब। सर, एफआईआर दर्ज हुई है, पहले उसके बारे में तफसील से जानना चाहिए। जो घटना हुई उस घटना पे हम लोगों ने एफआईआर करी और जो मारपीट की घटना में लोग शामिल थे उनको हमने जेल भेजा और शेष अभियुक्तों के लिए भी टीमें लगी हुई हैं। किंतु इसी बीच सोशल मीडिया पर जो फैक्ट्स बता करके पोस्ट हुए वो फैक्ट्स सही नहीं पाए गए। घटना में कोई भी धार्मिक एंगल होना नहीं पाया गया। ये व्यक्तिगत कारण से की गई मारपीट थी, जिसको हम लोग उचित धाराओं में जिस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन इसको एक दूसरा बताते हुए और इससे हेट्रेड फैलाने की कोशिश की गई और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। इसका संज्ञान लेते हुए हमने एफआईआर लिखी है और 7 लोगों के खिलाफ अभी फर्स्ट ड्राफ्ट में और ट्विटर इंडिया, इसके बाद आने वाले समय में हमको जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल और पाए जाएंगे हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई आगे बढ़ाने वाले हैं। एफआईआर में ये जिक्र है कि ट्विटर चाहता तो उसको मैनिपुलेटेड न्यूज के रूप में भी शायद चिन्हित कर सकता था। इसके अलावा वो चाहता तो जो वीडियोस को हटाने के लिए कुछ ऐसी एक्शन ले सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। तो यही एक ऑफेंस है या उससे आगे भी जो चीजें हैं? देखिए, ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई भी प्लेटफॉर्म देश में कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने को तो जस्टिफाई नहीं करेगा, ना कोई एक्शन जस्टिफाई करेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि खबर की पूरी इन्वेस्टिगेशन और खबर की तह तक जाने की जिम्मेदारी हमने उठाई है ताकि कोई भी यूपी का माहौल बिगाड़ ना पाए। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जतिन गोस्वामी, दिल्ली से आशीष सिन्हा भी मेरे साथ में लाइव हैं। लेकिन जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? यूपी का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? ट्विटर को लेकर के मैं बात करूंगा आशीष सिन्हा से, लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इस वीडियो को वायरल किया और वायरल करने के पीछे इनकी मंशा क्या थी? देखिए, मंशा तो निश्चित है, पुलिस भी साफ बता रही है कि माहौल बिगाड़ने की थी और जो लोग हैं वो कुछ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है। और क्योंकि आईटीवी नेटवर्क ने सबसे पहले इस स्टोरी को ब्रेक किया था और हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ ब्रेक किया था, जिसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसे आपत्तिजनक तरीके से दर्शाया जाए। हमने उसे ठीक तरीके से बताया और निश्चित है उस खबर को संज्ञान में भी लिया। और फिर जब ट्विटर पर चीजें आई और जब वो बदलने लगी तो निश्चित है ये तमाम चीजें सामने आई। एक बहुत हैरत की बात यह है कि ये वीडियो पुराना था, लेकिन उसे 3 दिन पहले वायरल किया गया दूसरे तरीके से, आपत्तिजनक शब्दों के साथ उसे वायरल किया गया। तो ये बात दर्शाती है कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने आरोपी पक्ष जो पीट रहा है बुजुर्ग को, जो अभद्रता कर रहा है, उसके परिवार से भी बात की। उस परिवार ने और पुलिस ने ये बयान कैमरे पर बाकायदा दिया है कि जो आरोपी है और जो बुजुर्ग है वो एक दूसरे को पहले से जानते थे और बदला लेने के लिए ये जो मारपीट है वो बुजुर्ग के साथ की गई थी। इसके अलावा इसमें कुछ और एंगल नहीं था, लेकिन उसे बदलने की कोशिश की गई। एक बंद कमरे में बुजुर्ग का बयान रिकॉर्ड किया जाता है और उसे फिर से ट्विटर पर डाल दिया जाता है। वीडियो के बाद जो वीडियो में सुनाई नहीं दे रहा है वो उस बयान में पूछा जाता है और बुजुर्ग वो बात बयान में बोलता है, जबकि वो एफआईआर में ये बात नहीं कहता है। एक बार ट्विटर का लीगल प्रोटेक्शन खत्म होने के एंगल पर मैं आशीष सिन्हा के पास भी जाना चाहता हूं। आशीष, ट्विटर
अपने आप को बहुत निरंकुश बना करके रखे हुए है। सरकार के आखिरी नोटिस के बाद मुझे याद है कि किस तरह से नियम मानने को मजबूर हुआ था ट्विटर, लेकिन उसके बावजूद भी जो आईटी एक्ट की धारा 79 होती है जिसके तहत लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है, ये लीगल प्रोटेक्शन खत्म कर दिया गया है। क्या आगे आने वाले दिनों में यह भी माना जा सकता है कि ट्विटर पर इसके आगे भी कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन है राशिद, क्योंकि अगर आप ट्विटर के सेक्शन 79 जो है वो ट्विटर से हटा दिया गया है, यानी जो संरक्षण उसे दिया गया था वो खत्म कर दिया गया है। इसके मायने ये हैं कि अगर ट्विटर पर कोई भी आपत्तिजनक या फिर कोई भी आपराधिक पोस्ट किया जाता है, ठीक है, और तब उस मामले में अगर एफआईआर दर्ज होती है तो ट्विटर को भी पार्टी बनाया जा सकता है। पहले ट्विटर के पास ये अधिकार था कि वो उसे पार्टी नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन सबसे अहम बात, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ट्विटर के जो स्पोक पर्सन है उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो सरकार के नए आईटी रूल्स हैं हम उसको फॉलो तो कर रहे हैं, हमने एक यहाँ पर नोडल ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया है, लेकिन समय लगेगा पूरे रूल को लागू करने में। जब मैंने उनसे पूछा कि गाजियाबाद वाले बयान पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर आपका क्या कहना है, तब उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया था। आशीष, आपका शुक्रिया। और जतिन गोस्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्विटर पर छिड़ी है रार, लेकिन कहीं पर चाचा भतीजे में भी है आर पार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर, आज शाम पटना पहुंच सकते हैं पशुपति पारस। एलजेपी संसदीय दल का नेता बनने के बाद पहला पटना दौरा है। पशुपति पारस पटना में एलजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे, अपने गुट के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश भी करेंगे। एलजेपी के बागी सांसद पटना पहले ही पहुंच चुके हैं। और वहीं एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। संविधान के तहत चिराग को हटाया है, यह पशुपति पारस ने कहा। 6 में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान को हटाया है। गलत फैसलों की वजह से पार्टी बर्बाद हुई। बिहार में कई फैसले चिराग ने गलत लिए। लोजपा सांसद हमारे साथ, और साथ में हम कहें संसदीय जो अध्यक्ष हैं पशुपति पारस जी हमारे साथ में हैं। पारस साहब, सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से विवाद है, विवाद में लेटर आता है, पारिवारिक बातें होती हैं, बड़े संवेदनात्मक तरीके से बातें चिराग पासवान ट्वीट करके कहते हैं। कितना आप मानते हैं इसको सही? सबसे बड़ी बात तो यह है कि चिराग पासवान जी ने मुझको कभी लेटर लिखा ही नहीं, कभी नहीं लिखा। और कल भी जो लेटर लिखा है वो अखबार और टीवी के माध्यम से आया, मुझको आज तक अभी तक नहीं मिला है। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास में कोई चिट्ठी नहीं आई है, कोई लेटर नहीं आया है। चिराग पासवान ने कभी ने हमसे कोई सलाह मशविरा लिया है। बात समझ रहे हैं ना? पासवान जी हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे तो वो बोल के गए थे कि पारस गठबंधन में चुनाव लड़ना, और ये लोग सफ़ेद झूठ बोलता है कि पापा बोल के गए थे कि अकेले चुनाव लड़ना। सफ़ेद 100% सफ़ेद झूठ की बात है। विवाद कब से ये झूठ के हम कहें तो पुलिंदा बनाया जा रहा था? देखिए, होता क्या है कि जब आप कोई व्यक्ति है बिना मेहनत के पावर में चला जाता है तो वो गड़बड़ा जाता है, समझे ना? ग्राउंड पे मेहनत करना जरूरी है, कहना। हाँ, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। अब हमारे संविधान में लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक पद, जो पासवान जी का बनाया हुआ संविधान है, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान है, देखिए रखा हुआ, कहीं पढ़ के सुना दूंगा। उसमें एक व्यक्ति और एक पद। चिराग पासवान जी 2013 से ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं। फिर इस बार जब हम लोग जीत के आए तो बड़े भैया ने उनको अपना चेयर उनको दे दिया या ले लिया, हमको नहीं पता है। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत हुए, नॉट निर्वाचित। तो ये एलजेपी का फैमिली ड्रामा है। फैमिली ड्रामे का पटाक्षेप क्या होगा अभी तक किसी को भी नहीं पता। पटना में पहुंचेंगे चाचा, लेकिन भतीजा क्या कर रहा है? भतीजे के खिलाफ हैं चाचा, अपने पराये हो गए हैं। सियासत ने आखिरकार कैसे दिन दिखाए हैं? जहां पर चिराग पासवान अब से चंद दिनों पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वही चिराग पासवान आज की तारीख में हाशिए पर हैं। चिराग को नहीं पता भविष्य क्या होगा। आरजेडी और कांग्रेस ने भी उनकी तरफ अपना जाल फेंक दिया है। लेकिन लोक जनशक्ति, यानी ये जो लोक जनशक्ति का टैग है, एलजेपी का जो टैग है, ये जरूरी क्यों है? जरूरी है ये चिराग पासवान के लिए भी और साथ ही साथ पशुपति पारस के लिए। क्यों? पासवान समुदाय का एक मुश्त वोट मिलता है इसी पार्टी को। बिहार में दलित आबादी है 17%, दलितों में पासवान वोट है करीब 5%। पासवान जो है ये दलितों का कोर वोटर है, और कोर वोटर में भी ये एलजेपी का कोर वोटर है। पासवान समुदाय के बहुत बड़े नेता रामविलास पासवान थे, जिनका निधन पिछले साल हुआ है। चिराग के फैसले से यह समुदाय बहुत कंफ्यूज है।
कम सीटों के लिए चिराग पर जिम्मेदारी भी बड़ी है और चिराग इसी जिम्मेदारी को समझते हुए ये जानना है कि आगे के लिए भी अपने लिए अगर राह और रास्ते ठीक करने हैं, मजबूत रखने हैं तो अकेला नहीं पड़ना है। लेकिन चिराग अकेले क्यों पड़े, अब आप ये जानें। 2020 में फैसला लिया कि एनडीए से अलग हो जाएंगे, नीतीश को खरी खोटी सुनाई, पार्टी के शीर्ष नेताओं की बातें अनसुनी कर दी, नीतीश के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि जबान भी कई बार ऐसी थी कि बहुत नीचे चली गई। नीतीश कुमार के प्रति पार्टी में कई सांसदों में सहानुभूति थी और वरिष्ठ नेताओं ने चिराग को पार्टी नेता मानने से किया इनकार। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में कलह एक के बाद एक बढ़ती चली गई। ये तो बात हो गई कि चिराग किस तरह से अकेले पड़े, लेकिन आज की तारीख में चिराग पासवान की ताकत क्या है, पशुपति पासवान की ताकत क्या है, इन दोनों ने क्या क्या किया है। चिराग पासवान चाचा को पार्टी से निकाला और वहीं चाचा ने भतीजे को अध्यक्ष पद से कर दिया बेदखल। अभी का ये अपडेट है। चिराग पासवान जो हैं, इन्होंने 5 सांसद जिन्होंने की बगावत उन्हें निकाल दिया, वहीं पर चाचा पशुपति पारस ने संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया। चिराग पासवान जिन्होंने चाचा को धोखा दिया, लेकिन पशुपति पासवान ने यह कहा कि नहीं, जो भी कार्रवाई की गई है ये विधिवत कार्रवाई की गई है और पार्टी के संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं। परिवार को साथ में रखना चाहा, ये बार बार कहते रहे चिराग, लेकिन पशुपति पारस ने कहा पार्टी चलाने का तरीका खराब है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में चिराग पासवान की जो आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे रद्द कर दिया गया है। चिराग पासवान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रद्द की, क्या चिराग पासवान भी लोकसभा स्पीकर से मिलने जाने वाले हैं, ये सब कुछ हम आपको दिन भर इस पॉलिटिकल अपडेट में दिखाएंगे। लेकिन यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपके काम की खबर, सोना अब कितना सोना है। सोना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हॉलमार्किंग जरूरी है। हॉलमार्किंग हो जाने के बाद आपका सोना आपके लिए कितने का पड़ेगा, एक ब्रेक के बाद।